नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी ओरिजिन क्लासेस पर। मैं हूं हर्ष जैन और आज से मैं एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जो आपके क्लास 11 मैथ्स के सभी टॉपिक्स को धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। आज अपन पढ़ने वाले क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेट। इसको हिंदी में बोलते हैं समुच्चय। यहाँ पे मैंने डिटेल में इसके सब टॉपिक लिखे हुए हैं। इनको जिन टॉपिक को पढ़ने पर आपकी कौन कौन सी प्रश्नावली क्लियर होगी यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है। जैसे इसका टॉपिक है सबसे फर्स्ट समुच्चय और उसका निरूपण। इस टॉपिक को पढ़ने पर आपकी प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट होगी। समुच्चय के प्रकार जैसे रिक्त समुच्चय, परिमित और अपरिमित समुच्चय, समान समुच्चय, ये टॉपिक पढ़ने पर आपके प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट होगी। उप समुच्चय और सार्वत्रिक समुच्चय ये पढ़ने पर आपके प्रश्नावली 1.3 कंप्लीट होगी। वेन आरेख और समुच्चय पर संक्रिया है, ये दो टॉपिक पढ़ने पर आपके प्रश्नावली 1.4 कंप्लीट होगी। और समुच्चय का पूरक ये पढ़ने पर आपके प्रश्नावली 1.5 कंप्लीट होगी। इस तरह से हम धीरे धीरे करते हुए पूरा चैप्टर पढ़ेंगे और आप बिना टाइम वेस्ट किए आज हम शुरू करने वाले समुच्चय और उसका निरूपण। समुच्चय और उसका निरूपण। इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि समुच्चय समुच्चय आखिर होता क्या है तथा उसका निरूपण करते कैसे। मतलब समुच्चय की इसमें परिभाषा देखेंगे कि समुच्चय बोलते किसको है तथा उसका निरूपण यानी कि उसको किस किस तरीके से हम लिख सकते हैं या निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसकी परिभाषा देखते हैं समुच्चय की। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यहाँ पे मैंने सुपरिभाषित को अंडरलाइन किया हुआ है। क्या लिखा है? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है सुपरिभाषित संग्रह। संग्रह यानी किसी वस्तु को एकत्रित करके लिखना। जो वो नंबर भी हो सकते हैं, वस्तु भी हो सकते हैं, कोई अवयव हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सुपरिभाषित। सुपरिभाषित का अर्थ यहाँ पे है कि जिस पर सभी का मत क्या हो, एक हो। जिस पर सभी का मत क्या हो, एक हो। जैसे एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ भारत की नदियां। भारत की नदियों से यहाँ पे तात्पर्य है कि जो भारत की नदियां वो केवल भारत की ही है, वो उसी सेट में आएगी। तो क्या यहाँ पे सभी का मत एक होगा? हाँ, सबका मत एक होगा, तो यह सेट सुपरिभाषित है। जैसे कि दूसरा एग्जांपल है अपने पास अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर यानी A E I O U। इस पर सभी का मत क्या एक होता है? जी हाँ, इस पर भी सभी का मत एक होता है। ऐसा तो नहीं कोई व्यक्ति आके बोलेगा कि नहीं इन 5 के अलावा भी कोई और स्वर है, नहीं। और स्वर जो अल्फाबेट में है वो 5 ही होते हैं, इसलिए इस पर भी सभी का मत एक होता है, इसलिए यह भी एक सुपरिभाषित समुच्चय होगा। जैसे तीसरा एग्जांपल है 5 सबसे अच्छे बल्लेबाज। क्या यह सुपरिभाषित है? यहाँ पे लिखा है सबसे अच्छे, लेकिन यहाँ पे सभी व्यक्तियों का मत अलग अलग हो सकता है। मेरे हिसाब से कोई और 5 अच्छे बल्लेबाज होंगे, किसी और व्यक्ति के अनुसार कोई और 5 होंगे, किसी और व्यक्ति के अनुसार कोई और 5 होंगे। सभी का मत यहाँ पे एक नहीं होता है, इसलिए सुपरिभाषित समुच्चय नहीं है। जैसे चौथा एग्जाम्पल देखेंगे अपन, संख्या 6 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड जो होते हैं 6 के 2 और 3 होते हैं। तो जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं क्या है, इस पर सभी का मत एक होगा? यदि हाँ, तो ये एक सुपरिभाषित समुच्चय है। समुच्चय का निरूपण समझने से पहले यहाँ पर मैंने एक समुच्चय लिखा है, उसके अवयव ये 1 3 5 7 9। इससे रिलेटेड मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे। इस पॉइंट के बारे में हम डिटेल से भी चर्चा करेंगे, उसके बाद में हम समुच्चय का निरूपण समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है, समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं, जैसे ABCD। यानी कोई भी समुच्चय है, जैसे आपको ये समुच्चय दिख रहा है, इसको अगर मुझे डिनोट करना है उसको मुझे हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से ही डिनोट करना होगा। जैसे यहाँ पे मैंने कैपिटल A से डिनोट किया, अगर मुझे किसी और समुच्चय को डिनोट करना होगा तो कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D ऐसे डिनोट करूंगा। वैसे ही दूसरा पॉइंट है, समुच्चय A के अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से निरूपित करते हैं। अवयव, अवयव का मतलब एक समुच्चय में जो जो संख्या या फिर वस्तु आ रही है उसको समुच्चय का अवयव बोलते हैं। और जो अवयव होते हैं समुच्चय को, उनको हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से डिनोट करते हैं, A B C so on X Y Z। जैसे यहाँ पे मैंने A बराबर 3 माना है, तो A जो है तो 3 है, यानी कि A सदस्य है A का। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, यदि A समुच्चय A का सदस्य है, या जैसे मैंने A को माना है 3 जो समुच्चय A का सदस्य है। सदस्य का मतलब होता है कि यदि कोई समुच्चय है उसके अंदर वो वस्तु या अवयव या संख्या आ रही है या नहीं। अगर वो अवयव आ रहा है तो वो उसका सदस्य है, अगर नहीं आ रहा है तो वो उसका सदस्य नहीं है। जैसे कि यहाँ मैंने A=3 माना है, तो 3 जो है इस समुच्चय में है, इसलिए 3 सदस्य है किसका? A का। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? 3 सदस्य है A का, या 3 बिलोंग्स टू A, या फिर A बिलोंग्स टू A, या A सदस्य है A का। ये जो चीज दिख रही है ये ई नहीं है, इसको हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू या फिर सदस्य है। हिंदी में बात करें तो सदस्य है, इंग्लिश में बात करें तो बिलोंग्स टू। ठीक है। लास्ट पॉइंट है,
यदि बी समुच्चय ए का सदस्य नहीं है तो बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि जैसे यहाँ मैंने बी माना है 4, अगर आप इस समुच्चय को ध्यान से देखेंगे तो इसके अवयव कौन कौन से, 1, 3, 5, 7 और 9। आपको इस समुच्चय में कहीं पर भी 4 नहीं दिखाई दे रहा है, और मैंने b इक्वल टू 4 माना है। 4 इसका सदस्य है क्या, नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि 4 ए का सदस्य नहीं है। यहाँ आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि समुच्चय को हमेशा हम मध्यला कोष्ठक में लिखेंगे। मध्यला कोष्ठक कौन सा होता है, जिसे यहाँ मैंने दर्शाया है, इसको हम मध्यला कोष्ठक बोलते हैं। समुच्चय को हमेशा मध्यला कोष्ठक से दर्शाएंगे तथा इसके जो भी अवयव होंगे वो इसके अंदर लिखे जाएंगे, ठीक है। और जैसे यहाँ पर मैंने कुछ मानक समुच्चय है उनकी बात की हुई है, जैसे ये एन नहीं लिखा हुआ है, इसको सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोलते हैं, यानी कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय जिसके अंदर 1 से शुरू होकर संख्या अनंत तक चलती है। ये सेट ऑफ इंटीजर है, यानी पूर्णांकों का समुच्चय, इधर -3, 4, 5, 6 से चलता रहता है, और इस तरफ 0, 1, 2, 3, 4 चलता रहता है। जैसे इसको लिखने का तरीका ये इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे आप बुक पर देखोगे तो उसको यहाँ पे इस तरीके से लिखा होता है, यानी कि बीच में से ऐसे गाढ़ा होता है। बोर्ड पे इस तरीके से लिख पाना पॉसिबल नहीं है, इसको एन से डिनोट नहीं करते, इसको इस तरीके से डिनोट करेंगे हम। और ये जो सेट ऑफ इंटीजर है उसको जेड से नहीं इस तरीके से डिनोट करेंगे, और रियल नंबर का जो सेट होता है वो -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक होता है, उसको हम ऐसे नहीं ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। क्यू परिमेय संख्या का समुच्चय होता है। परिमेय संख्या वे संख्या है जिनको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। आगे हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन आप एक बार इतना समझ लीजिए, परिमेय संख्या का समुच्चय होता है उसको क्यू बोलते हैं। और क्यू कॉम्प्लीमेंट, ये जो सी लिखा हुआ है इसको हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो परिमेय संख्या नहीं है वो कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या, जिसको क्या पढ़ते हैं क्यू कॉम्प्लीमेंट, यानी अपरिमेय संख्या का समुच्चय। अब हम समझने वाले हैं कि समुच्चय का निरूपण, समुच्चय को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं या फिर उसको निरूपित कर सकते हैं। तो समुच्चय निरूपण में 2 तरीके होते हैं, एक होता है रोस्टर रूप या इसको सारणीबद्ध रूप भी बोलते हैं, एक होता है समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। अब हम इसके इन दोनों विधि के बारे में डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले जो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे रोस्टर रूप में लिखे उन्हीं को मैंने समुच्चय निर्माण रूप में चेंज करके बताया ताकि आपको क्या अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है ए इक्वल टू, ए यहाँ पे क्या है बड़ा अक्षर है, यानी ये किसको डिनोट कर रहा है, समुच्चय को डिनोट कर रहा है। और जैसा कि मैंने बोला था आपको कि समुच्चय को हमेशा मध्यला कोष्ठक के अंदर लिखेंगे और इसके अवयव होंगे वो छोटे अक्षरों से लिखे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने अवयव लिखे ए ई आई ओ यू, ये क्या है, ये सभी वोवेल्स है, कौन से, इंग्लिश अल्फाबेट्स के, ठीक है। ये हमने इसको बोलते हैं सारणीबद्ध रूप। सारणीबद्ध रूप का मतलब होता है कि अवयव को सारे लिखना, एक एक करके उसको कॉमे लगाने के बाद सारे एक एक करके लिखना, ठीक है। इसका सेकंड एग्जांपल है, इसको मैंने बी से दर्शाया है, इसका 1, 4, 9, 16, 25 और ये जो 3 डॉट है इसको पढ़ते हैं सो ऑन, यानी कि कंटिन्यूस है ये, ठीक है। इसका थर्ड एग्जांपल लिया है जो मैंने लिया है 5, 10, 15, 20, 25 और सो ऑन, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं रोस्टर रूप। रोस्टर रूप यानी ये चलता जा रहा है, जैसे 30, 35, 40, 45, 50 ऐसे बढ़ता जाएगा ये होता है रोस्टर रूप, यानी कि संख्या को एक के बाद एक या फिर अवयव को एक के बाद एक कॉमे लगा के लिखते रहना, ठीक है। अब आता है समुच्चय निर्माण रूप। इसी को हम समुच्चय निर्माण रूप में चेंज करके समझेंगे कि समुच्चय निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कोई भी अगर समुच्चय है उसको हम ऐसे लिख सकते थे, तो हमें समुच्चय निर्माण की आवश्यकता पड़ी क्यों। जैसे मान लीजिए कोई सेट है बी या सी, कोई भी एक समझिए आप, जैसे सो ऑन है, यानी कि ये है 5 का गुणज है। अब ये आप जहां तक देखोगे वहां तक चलता रहेगा, जैसे 30, 35, 40, 45, 50, 55, अब ये कहीं खत्म होने वाला नहीं, इनफाइनाइट नंबर है। तो इसको लिखने के लिए कोई छोटा तरीका तो चाहिए ना, इसलिए इसको छोटे रूप में लिखने के लिए हमने समुच्चय निर्माण रूप बनाया, ठीक है। जैसे ए को हमने फिर से लिखा, जैसे ए डिनोट किया हमने समुच्चय को, इक्वल टू में क्या लिखा है मध्यला कोष्ठक और एक्स, ठीक है। और ये जो दो डॉट लगाए हुए इसको हम पढ़ते हैं सच दैट, क्या पढ़ते हैं सच दैट, यानी कि जो कि एक्स, इसमें एक्स कौन कौन से एक्स आएंगे, जो एक्स क्या है एक स्वर है, क्या है एक स्वर है। स्वर मैंने यहाँ पर लिखे कौन सा स्वर है, इंग्लिश अल्फाबेट्स के, एक्स सच दैट एक्स क्या है एक स्वर है, और एक स्वर कौन से इंग्लिश अल्फाबेट्स के। ऐसे ही जो सेकंड एग्जांपल है उसको हम रोस्टर रूप में कैसे लिख सकते हैं, बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर। यहाँ पे वो एक्स आएंगे जो किसके बराबर होंगे एन स्क्वायर, और हमने यहाँ पे एन स्क्वायर को अलग से परिभाषित किया है, जहां पे एन क्या होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी
प्राकृत संख्या यानी कि एक से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाने वाली। जैसे कि आप इसको देख सकते हो, जैसे देखो आप यहाँ पे n बराबर 1 लोगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा। यहाँ पे जैसे 2 लोगे तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा। 3 लोगे 3 का स्क्वायर 9 आएगा। 4 लोगे 4 का स्क्वायर 16 आएगा। 5 लोगे तो 5 का स्क्वायर 25 आएगा। ठीक है, तो इस सेट को मैंने छोटे रूप में कैसे लिखा, x सच दैट x इक्वल टू एन स्क्वायर, जहां पे n बिलोंग्स टू क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, समझ में आया। ऐसे ही अपन थर्ड एग्जांपल को देखेंगे, c इक्वल टू 5 10 15 20 25। ठीक है, इसको मैंने लिखा है c इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू कितना है 5 है। यहाँ पे वो x, इसका सच दैट का मतलब होता है यहाँ पे वो x आएंगे जो x किसके बराबर हो 5n के। यहाँ पर वो x आएंगे जो किसके बराबर होंगे 5n के। यहाँ पे मैंने फिर दर्शाया जहां n बिलोंग्स टू कहाँ होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। जैसे मैं n को 1 रखूंगा तो यहाँ पे मुझे 5 मिलेगा। जैसे मैं 2 रखूंगा मेरे को 10 मिलेगा। 3 रखूंगा 15, 4 रखने पर 20, 5 रखने पर 25, ऐसे ही आगे चलता रहेगा। अब ये अगर जैसे मैं इसको लिखने चाहता हूँ तो बहुत बड़ा रूप हो जाता है, इसलिए किसी भी समुच्चय को छोटे रूप में लिखने के लिए हम समुच्चय निर्माण विधि का प्रयोग करते हैं। इसके बारे में कुछ 1-2 पॉइंट्स और बचे हुए, उसके बाद में कल हम इसके उदाहरण और प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। सेट से रिलेटेड कुछ बातें रह गई है, उस बारे में बात करेंगे अभी अपन। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, उसके हिसाब से हम समझने की कोशिश करेंगे। सर पहला एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, शब्द स्कूल से समुच्चय निर्माण, यानी जो स्कूल शब्द दे रखा है आपको, उससे आपको एक समुच्चय का निर्माण करना है। जैसे SCH इससे आपको एक समुच्चय का निर्माण करना है। मैंने इसको कुछ भी नाम नहीं दिया, जैसे मैंने टी दे दिया, क्योंकि हमने पढ़ा है अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से निरूपित करते हैं, तो मैंने टी दे दिया और इसको महिला कोष्टक में लिख दिया। जैसा हमने पढ़ा था, सेट को हमेशा महिला कोष्टक से दर्शाएंगे और उसके जो भी अवयव होंगे वो इसके अंदर लिखे जाएंगे। इससे अवयव कौन कौन से आएंगे, जो इसके शब्द होंगे वो इसके अवयव के रूप में लिखे जाएंगे। जैसे मैंने लिख दिया SCHO और L। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि चाहे वो कितनी बार भी रिपीट हो जाए, 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार, उसको हमें जब हम समुच्चय रूप में लिखेंगे उसको केवल एक ही बार लिखेंगे। यहाँ पे चाहे S कितने बार भी आ जाता तो हम S को एक ही बार लिखते हैं, चाहे H कितने बार भी आ जाता उसको हम एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, और इसका क्रम परिवर्तन करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने इसको दूसरे रूप में लिख दिया SHOLC, या फिर इसको आप कुछ और लिख दीजिए LCOHS, या फिर कुछ भी XYZ कुछ भी लिख दीजिए आप इसको। इसमें क्रम चेंज करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है अवयव का, और अक्षर चाहे कितनी बार भी रिपीट हो जाए उसको हम केवल एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है 12 के अभाज्य गुणनफल। जैसा आपको पता है 12 के अभाज्य गुणनफल 2 गुणा 2 गुणा 3 होता है, तो यहाँ पे 2 जो है 2 बार आ रहा है, तो इसका हमने जब समुच्चय बनाया तो इसको मैंने एमसीक्यू नोट किया और इसको मैंने लिखा 2 और 3, क्योंकि अभी जैसे हमने यहाँ पे समझा चाहे जो एक अवयव है वो कितनी बार भी रिपीट हो जाए, उसको अगर आप 2 बार भी लिखोगे तो उसका कोई सेंस इसलिए नहीं बनता, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे लिखता 2 और 2, आपको पता है 2 इस सेट में आ रहा है, तो उसको 2 बार लिखो या 4 बार लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 2 और 3। और जैसे मैंने बताया था इसका क्रम चेंज करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जैसे मैं लिख सकता हूँ 3 और 2 भी लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, ऐसे ही तीसरा एग्जांपल है x² इक्वल टू 9 का समुच्चय। अब जैसे आपको पता है यहाँ से मैं स्क्वायर हटाऊंगा, इधर अंडर रूट लगेगा और प्लस माइनस का 3 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस का 3 क्यों आता है आप देखिए। जैसे -3 अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ, इसका स्क्वायर करूंगा तो भी 9 आएगा, और 3 रखूंगा उसका स्क्वायर करूंगा तो भी 9 आएगा। ठीक है, तो b तो सेट उसका क्या हो जाएगा -3 और 3। ठीक है, ये हो गया आपके सेट और उसके निरूपण की थ्योरी कंप्लीट। उसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सॉल्व करेंगे और प्रश्न वाली 1.1 सॉल्व करेंगे। थैंक यू।